ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एबीपी रिपोर्टर में विस्तार से खबरें देखने का। और आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार में हनुमंत कथा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज में आज, लेकिन उनके गोपालगंज पहुंचने से पहले पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को घेरा है और एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी घमासान हो सकता है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पप्पू यादव का ये बयान, पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को फ्रॉड नटवरलाल बाबा तक कह दिया है। फ्रॉड नटवरलाल बाबा को बैन करने की जरूरत ये पप्पू यादव की तरफ से मांग की गई है। हमारी सरकार होती तो ऐसे बाबा जेल में होते, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। तो बाबा को लेकर पप्पू यादव ने निशाना बीजेपी पर भी साध दिया। बीजेपी बाबाओं के भरोसे चुनाव जीतती है, ये पप्पू यादव की तरफ से कहा गया है। बीजेपी फ्रॉड बाबा के जरिए मार्केटिंग करती है। तो पप्पू यादव के निशाने पर धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं पप्पू यादव। एक बाबा की ये मार्केटिंग करते हैं जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, इनके टुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग। फ्रॉड नटवरलाल हैं ये, जो एक ठोक जिसको बंदर की तरह मार्केटिंग करने के लिए नेता जाते हैं, उनको भी बिहार घुमा रहे हैं। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीजों पर भरोसा करके चुनाव जीतती है। ऐसे फ्रॉड नटवरलाल बाबाओं पर बैन लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है, हमारे घर में आके चुनौती देता है ये बंदर साहब। हम सरकार में होते तो इन लोगों को प्रतिबंध लगा करके जेल में बंद किए होते। तो फ्रॉड नटवरलाल बाबा, पप्पू यादव के ये जो बयान सामने आया है, इस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी है, साफ कह रही है बिहार में बाबा को आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है सत्संग और सियासत दो अलग अलग बातें हैं, संतों को सियासी बयानबाजी के केंद्र में नहीं लाना चाहिए। जो संविधान लेकर के घूमते हैं लोग, उसी में लिखा हुआ है अब व्यक्ति की आजादी, हर लोगों को अपने पंथ और मजहब मानने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने पंथ का प्रचार कर सकता है, अपने पूजा पद्धति का प्रचार कर सकता है। जो लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं उनका कोई जवाब नहीं है। मानसिक आरोग्यशाला में उनका जगह है, वो जाकर के मानसिक आरोग्यशाला में अपना इलाज कराएं। हम लोग जो है बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सत्संग और सियासत दोनों दो बात है। संतों का सत्संग से लगाव रहता है और सियासी लोगों का राजनीतिक बयान से। धीरेन्द्र शास्त्री जी जितना दिन चाहें बिहार रहें, हम तो चाहेंगे कि बिहार से वो जाए ही नहीं। सत्संग करें, सनातनियों में और आम आदमी में सद्भावना कायम करें, सियासी बयान से बचें। और सियासी लोगों को भी चाहिए कि संतों पे बयानबाजी न करें, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा आदर्श संत होंगे कि सत्संग छोड़कर वो सियासी बयान न करें, चूँकि संतों का सम्मान सनातन में बहुत ज़्यादा है। बाबा बागेश्वर को लेकर बीजेपी पर रोहिणी आचार्य ने भी हमला बोल दिया। बिहार में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी कितने भी स्वयंभू चोलाधारी बाबाओं को उतार दे मैदान में, विखंडन की विचारधारा और उसके पोषकों पर लगाम लगेगी। ये जमहूरियत को जन्म देने वाला बिहार है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, भाजपा चाहे जितना जोर आजमाइश कर ले, अपने प्रचार तंत्र का हिस्सा बनाए गए कितने भी स्वयंभू चोलाधारी बाबाओं को उतार दे। बिहार में धार्मिक विद्वेष फैलाने, सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के उसके मंसूबे कभी ना तो कामयाब हुए हैं और ना ही आगे कामयाब होंगे। ये वही बिहार है जहां बिहार के लोगों की इच्छा के अनुरूप लालू जी ने विखंडनकारियों के रथ पर विराम लगा दिया था। ये जमहूरियत को जन्म देने वाला बिहार है। विखंडन की विचारधारा उसके पोषकों पर आगे भी यहां लगाम लगाएंगे।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद है। निधि, चुनावी साल बिहार के लिए और ऐसे में अब नया सियासी मुद्दा बाबा बागेश्वर बनकर उभर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनावी साल में बाबा बागेश्वर ने एंट्री ली है और ये जो बयान है इस पर जाहिर है बवाल मचा हुआ है। हमने सुनाया कि किस तरह आरजेडी रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि चोलाधारी बाबाओं का पहले भी विखंडन किया है लालू प्रसाद यादव ने। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अभी अभी ये बयान आया है जिसमें बीजेपी कह रही है कि वो क्या समझेंगे जिन्हें सनातन धर्म का मतलब ही नहीं पता है। बीजेपी के विधायक यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नवरात्र में मीट मछली खाते हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगा बाबा बागेश्वर का बयान। तो जाहिर है तुष्टीकरण का आरोप जो है वो बीजेपी आरजेडी पर लगा रही है और दूसरी तरफ वहाँ आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर के बहाने एक सियासत को नया रंग देने की कोशिश और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो और हालांकि इस बीच में ये भी देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से बाबा बागेश्वर वाले बयान का कोई भी प्रतिक्रिया उस पर आई नहीं है। जेडीयू किनारे से निकल ले रही है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने नहीं सुना है, हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। तो जेडीयू इस दोनों तरफ जो है वो खुद को बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है, बीच में रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं और इस तरीके की बयानबाजी बिहार में अब शुरू हो गई है बाबा बागेश्वर के बयान के बाद। जी आप रहिए मेरे साथ निधि, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री ने सियासी हलचल मचा दी है। आरजेडी ने बाबा के आगमन का विरोध किया जबकि बीजेपी ने उनका जबरदस्त समर्थन किया है। जेडीयू ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे से किनारा कर लिया है। इसके बाद बिहार के बांका में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान किया है। तो बिहार के बांका में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लेने की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने फिर कही हिंदू राष्ट्र की बात। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं बिहार में, जिससे जेडीयू किनारा कर रही है। सुनिए। कोई सनातन का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? हिंदुओं का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई मंदिरों का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण कौन कौन लेगा? तो भैया एक दीवार को आज मिटा डालो, जात पात की दीवार को मिटाकर भेदभाव की दीवार को मिटा दो। मंदिरों के बाहर लिखा है जूते चप्पल बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा हुआ मिले कि जात पात बाहर छोड़ करके आइए। सीधे आपको लेकर चलते हैं। निधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निधि, ये बयान हम सुना रहे थे बाबा बागेश्वर का और ऐसे में विपक्ष की परेशानी क्या इन्हीं बयानों के जरिए समझी जा सकती है? जिस तरीके से बिहार की चुनावी राजनीति की हकीकत वो जातिगत समीकरण है जिसके जरिए सभी अपनी सियासत चमकाने की फिराक में रहते हैं और उसी जातियों की भेद को मिटा डालो, ये आह्वान बाबा बागेश्वर कर रहे हैं और हिंदुत्व की डोर को मजबूत करते हुए सुनाई दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में। निधि, बिल्कुल, देखिए बाबा बागेश्वर ऐसा नहीं है कि पहली बार बिहार आए हैं रोमाना और इस तरीके की बात उन्होंने की हो। 2023 में भी जब पटना के नौबतपुर में दरबार लगा हुआ था उसमें भी बाबा बागेश्वर आए थे और हमने देखा था कि किस तरीके से बड़ी संख्या में बीजेपी और तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता जो है बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे थे। और इस बार जब बाबा बागेश्वर आए हैं तो चुनावी साल है, वो क्या कुछ कहेंगे इस पर नजरें पहले से ही थी। और ऐसे में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के नाम पर एकजुट करने का जो बयान दिया है उससे जाहिर है जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं उनको एक बड़ा प्रभाव इसका पड़ सकता है। और पहले से ही बिहार में इन दिनों जातिगत राजनीति की चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। इस पर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। अपनी अपनी जाति के वोट बैंक को साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ऐसे समय में जब हिंदू के नाम पर तमाम जाति को एकजुट करने की बात जब बाबा बागेश्वर कर रहे हैं, पूरे राज्य को उन्होंने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य होगा। तो जब इस तरीके की एकजुटता की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है कि जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं उनको इससे दिक्कत होगा। चुनावी साल है और ऐसे में इस वोट बैंक में जातिगत राजनीति के जो वोट बैंक है इस पर असर पड़ेगा। और यही वजह है कि आरजेडी को ये रास नहीं आ रहा है और आरजेडी बाबा बागेश्वर को कह रही है कि बाबा बागेश्वर पर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपमान उन्होंने किया है और उन्होंने विखंडन करने की कोशिश की है तमाम तरीके का बयान। जी बहुत शुक्रिया आपका निधि, इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के बांका में दिए बयान का बीजेपी ने समर्थन कर दिया है। जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं उसके समर्थन में बीजेपी उतर आई है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है।
बागेश्वर बाबा जो काम कर रहा है वो काम की बहुत जरूरत है। भारत को भारत हिंदू राष्ट्र ही है, उसको हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, कल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। देश पे खुशी की लहर। टीम इंडिया की इस जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल, लेकिन इंदौर के महू में जश्न के माहौल में खलल पड़ा। इससे जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। इंदौर के महू में हिंसा हो गई जश्न के दौरान, और अब जबकि आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं, एक दुकान की तस्वीरें सामने आई हैं जहां आग लगाते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं, पथराव हुआ है, तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से यहां हिंसा भड़की और उसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ी कि जगह जगह पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। उपद्रवी सड़कों पर नकाब पहनकर पथराव करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने 13 लोगों को अब हिरासत में लिया है। पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिरकार जश्न के माहौल में हिंसा कैसे भड़क गई। जो इस इलाके में सीसीटीवी लगे हुए हैं, अब उन्हीं को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है और पुलिस तफ्तीश में जुटी है। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से आगजनी की जा रही है। ये बाजार के इलाके में शटर डाउन यहां दुकानों के, और उसके बाहर देखिए कैसे गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, सब कुछ फूका जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद है। जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, अब तो धीरे धीरे कर जिस तरीके से पुलिस ये सीसीटीवी खंगाल रही है, उसी के आधार पर अभी तक 13 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार हिंसा की शुरुआत हुई कैसे? अंबुज, देखिए बिल्कुल, अभी तक हिंसा की शुरुआत कैसी हुई इस मामले को का पता नहीं चल पाया, लेकिन दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभी कुछ और वीडियोस सामने आए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से चेहरों को ढक करके पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। अभी तक 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है कहीं ना कहीं ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे, ये जो घटना थी ये शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन शरारती तत्वों का हाथ है जिनकी वजह से ये हालात बिगड़े। तो फिलहाल पुलिस पूरी जांच में लगी हुई है। अभी हालात सामान्य है, लेकिन अब ये जो घटना घटी है इस पूरे मामले की पुलिस जो है वो जड़ तक जाने की कोशिश मऊ का कर ये रही कौन है। सा इलाका जहां पर ये हालात इस तरीके से बिगड़े थे? ये देखिए मऊ का ये जामा मस्जिद है मऊ की, जहां पर ये जो इलाका है इसी इलाके से ये सकरी गली है जहां से ये जुलूस निकाला जा रहा था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों से जुलूस नहीं निकलते हैं आमतौर पर, लेकिन यहाँ से जुलूस गया और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझ करके कुछ शरारती तत्व उसमें गए। और दोनों तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक पक्ष ये कह रहा है कि पटाखे अंदर फोड़े गए, अंदर फेंके गए मस्जिद के। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जब ये जुलूस जा रहा था तो पीछे से पत्थरबाजी हुई है। हालांकि इसको पूरी मामले को अभी पुलिस जो है जांच कर रही है कि आखिर घटना की वास्तविक वजह क्या थी जिस वजह से ये अशांति उत्पन्न हुई, इस तरीके की घटना हुई और आगजनी और तोड़फोड़ और इस तरीके की पूरी हिंसा की स्थिति बनी। जी आप रहिए मेरे साथ, अंबुज में लौटूंगी आपके पास। देखिए महू की ये जो घटना हुई है, ये जो हिंसा भड़की है, इस पर अब बीजेपी के विधायक का एक बयान सामने आया है। भारत की जीत पर आतिशबाजी से नफरत क्यों? रामेश्वर शर्मा ये सवाल पूछ रहे हैं। बेटे बेटियों की शादी में आतिशबाजी क्यों करते हो? फिर रामेश्वर शर्मा ये भी सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा करने वालों को सरकार के डंडे खाने पड़ेंगे। हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, और उन्हीं का ये बेतुका सा बयान जो सामने आया है। भारत की जीत पर आतिशबाजी से नफरत क्यों, ये रामेश्वर शर्मा की तरफ से पूछा गया है। सुनिए। आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। तो
ये विधायक का बयान सामने आया है। अब विधायक के बयान का मतलब क्या निकाला जाए, क्योंकि ऐसे सुनने में बयान बड़ा बेतुका सा लग रहा है। अभी पुलिस की तरफ से कुछ जानकारी दी नहीं गई है कि आखिरकार मामले की शुरुआत कहां से हुई, हिंसा क्यों भड़की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो विधायक जी हैं वो तय करके आए थे कि उन्हें मीडिया के सामने क्या कहना है और आकर उन्होंने अपनी बात रख दी। अंबुज जी बिल्कुल, ये जो बयान रामेश्वर शर्मा का सामने आया है, एक तरह से इसको अगर हम गौर से सुने तो निश्चित तौर पर ये मान के चला जा रहा है कि किस पक्ष की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो बयान है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होते हुए उनका इस तरीके का बयान कि डंडे खाने पड़ेंगे और किसे आतिशबाजी से नफरत है, क्योंकि अभी ये पूरा मामला, इस पूरे मामले की जांच हो रही है। अभी इस पूरे मामले में नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ है। दोनों पक्षों का अपना अपना, दोनों तरफ का अपना अपना पक्ष है। दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि शुरुआत कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से हुई है। तो ऐसे में इस तरीके का बयान जब आता है तो निश्चित तौर पर हालात सामान्य होने की वजह से सेंटीमेंट और भड़कते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को ये भी ध्यान देना चाहिए। इस तरीके का बयान, आज विधानसभा सत्र की भी शुरुआत हुई है और विधानसभा पहुंचने पर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में ये बयान किया है, तो इसको भी देखना होगा कि किस तरीके से अब इस पे विपक्ष कैसे रिएक्ट करता है, लोग कैसे वहां पे रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये एक तरह से राजनीति की भी शुरुआत इसमें पूरी तरीके से हो चुकी है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों के ऐसे बयान जो अगर आग भड़क रही है तो उस पर पानी डालकर बुझाने की कोशिश करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि आग में घी डालकर और आग भड़काने का काम करते नजर आते हैं। फिलहाल तो इस बयान को देखकर यही कहा जाएगा, बड़ा बेतुका सा बयान जो यहाँ पर विधायक की तरफ से दिया गया है। फिलहाल सवाल यह कि पुलिस प्रशासन इस मामले में किस तरीके से जांच आगे बढ़ा रहा है, अभी मऊ की स्थिति क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जरा ले लेते हैं हम। हमारे सहयोगी अंबुज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंबुज, अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, अभी जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। अभी फिलहाल सुबह से कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई है और रात से ही भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और पुलिस जो है अब इसकी पूरी मामले की जांच कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से बात की जा रही है, ये पड़ताल की जा रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन असली गुनहगार हैं, क्या जुलूस में शामिल होकर के कुछ बदमाश लोगों ने जानबूझ करके बात खराब करने की कोशिश की है, क्या दूसरी तरफ से इस तरीके की घटना जानबूझ करके हुई है। तो इस बिल्कुल, देखिए, आरोप दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि साहब हम जश्न वाला जुलूस निकाल रहे थे और पथराव कर दिया गया, दूसरा पक्ष कह रहा है कि साहब जुलूस में से कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद के भीतर सुतली बम फेंक दिया। अब हकीकत क्या है ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगी। फिलहाल अंबुज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अच्छी बात यह है कि अभी मऊ में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, शांति बनी हुई है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। क्या राज ठाकरे कोई नया सियासी प्रयोग करने वाले हैं? क्या वो हिंदूवादी छवि से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर राज ठाकरे की विचारधारा बदल गई है? राज ठाकरे को लेकर यह सवाल इसलिए क्योंकि महाकुंभ और गंगा जल पर राज ठाकरे ने जो बयान दिया उसने सबको हैरान कर दिया। हिंदू विचारधारा के कट्टर समर्थक राज ठाकरे रहे हैं और ऐसे में गंगा जल को राज ठाकरे ने गंदा जल कहा है। उनके बयान पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि गंगा जल पीना तो दूर, मैं तो उसको छू भी ना। जाहिर है ये बयान बीजेपी और शिवसेना को बेहद नागवार गुजरा है। कोई इसे सनातन का अपमान बता रहा है तो कोई राज ठाकरे से माफी मांगने की मांग कर रहा है। महाकुंभ की अपार सफलता ने निश्चित रूप से इस तथ्य को साबित कर दिया है कि मां गंगा के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास किस हद तक है। ऐसे में राज ठाकरे यदि इस प्रकार का बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि वो उस एजेंडे से हट रहे हैं जो एजेंडा बाला साहब ठाकरे ने सेट किया था। तो राजनीति करने के लिए उस एजेंडे से हटना कितना ठीक है, इसका निर्णय स्वयं राज ठाकरे करें। राज ठाकरे का ये कहना कि गंगा अपवित्र हो गई है, गंगा मैया का अपमान। राज ठाकरे अपनी भूमिकाओं को बदलने के लिए बदनाम हैं। अक्सर कब किस पार्टी में जाना है वो चुनाव के टाइम पे तय करते हैं।
जिस तरीके से वो सनातन धर्म और सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों की आस्थाओं का मजाक उड़ाया उन्होंने, उससे मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में वो हिंदुत्व विरोधी होने जा रहे हैं। गंगा मैया का अपमान न करे, सनातन धर्म का अपमान न करे, वरना ये सनातनी उनको कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, दरअसल अपनी हिंदुवादी सोच और कट्टरपंथी बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले राज ठाकरे ने महाकुंभ और गंगा स्नान पर ऐसा बयान दे दिया कि विरोधी तो विरोधी, जो समर्थक हैं राज ठाकरे के, वो सख्ते में आ गए और वो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जरा वो बयान सुनिए। 5-6 जणांनी सांगितलं, साहेब कुंभला गेलो होतो. म्हटलं गधड्यानं करता कशाला पाप? हे आमचे बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं हड, म्हटलं मी नाही पिणार. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय, माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी? चला आत्ताच कोरोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन जाऊन आंघोळ करतायत. श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही? एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी. तो ये वो बयान राज ठाकरे का जिसको लेकर सियासी घमासान। देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन आज देखने के लिए मिल रहा है। 14 जगहों पर एक साथ ईडी की छापेमारी। चैतन्य बघेल के यहां छापा मारा गया है। चैतन्य बघेल कौन है, ये जान लीजिए आप। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये ईडी का एक्शन चल रहा है। ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसके घेरे में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी हैं। चैतन्य बघेल के ठिकानों पर भी ईडी का एक्शन। तो सुबह से ईडी की रेड जारी है, 14 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। और ऐसे में ईडी के इस एक्शन को लेकर सियासी प्रतिक्रिया भी कांग्रेस की तरफ से सामने आई है। और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल को परेशान करने के चक्कर में ये ईडी वाला एक्शन, ईडी केंद्र सरकार के अंग के तौर पर काम कर रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत पाठक इस वक्त मौजूद है। जरा उन्हीं से जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है ईडी के इस एक्शन को लेकर। 14 ठिकानों पर ईडी की रेड अभी भी जारी है विनीत? जी बिल्कुल, अभी भी सुबह 7 बजे से लगातार भिलाई स्थित जो मकान है, इसके अलावा भूपेश बघेल के मकान के अलावा 14 और ठिकाने जो हैं वहां पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ डिजिटल डाटा भी ईडी की टीम खंगाल रही है। इसके साथ ही बंगले पर जो करीब 7 से 8 गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनकी भी तलाशी की गई, उनसे भी दस्तावेज बरामद किए गए हैं और लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। दूसरी तो ये पूरा मामला क्या है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए ना। देखिए, फिलहाल आधिकारिक अभी तक ईडी की तरफ से बाइट नहीं आई है, कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली। लेकिन जो कहा जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप जो कि करीब 600 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला था, इसके अलावा कोल घोटाला जिसमें 570 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे थे, और तीसरा जो घोटाला था शराब घोटाला, जिसमें कि तत्कालीन भूपेश सरकार के जो आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, वो फिलहाल जेल में है। ये 3 घोटाले हैं जिनको लेकर के ईडी की जांच चल रही है और इन्हीं तीनों के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम जो अवैध तरीके से जो पैसा कमाया गया था उसको लेकर के पूरी जांच चल रही है। लेकिन 5 घंटे होने को आ रहे हैं ईडी का ये एक्शन। 14 ठिकानों पर ईडी की रेड सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत पाठक, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम। देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के लिए भूपेश बघेल को क्योंकि पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया, इसीलिए परेशान किया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर भूपेश बघेल ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरने की जरूरत क्या है। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा।
ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्रवाई की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।